नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। कल के वीडियो में आपने देख ही लिया होगा कि जो 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, जो 8वीं के हैं और जो 12वीं के हैं, उन सभी के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम को ऑनलाइन यानी कि यूट्यूब पर हम निःशुल्क लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, उसके साथ साथ ही आप लोगों का जो ये लॉकडाउन का समय है, इसी में रीट का सिलेबस करने की हमने जो बात कही थी, उनके वीडियो आप लोगों के पास प्राप्त हो ही रहे हैं। लगातार इन वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपकी इच्छा हो, अगर लाइक करना है तो कर सकते हैं, लेकिन शेयर जरूर करना, अपने दोस्त को बांटना जरूर, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। उस सारे ग्रुप में भेजना है, उन सारे दोस्तों को भेजना है जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये बात क्लियर हो चुकी है, समझ चुके हैं आप लोग कि ये परिस्थिति लंबी जाने वाली है, छोटी मोटी बात नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, ऑनलाइन क्लासें ही चलेंगी, लंबा समय कहीं ना कहीं लेगी। हमें क्लियर अपने दिमाग में मनस्थिति बना लेनी है और दूरी बना के रखना पड़ेगा लोगों से। बाकी स्थिति अच्छी नहीं होगी, मैं ये कहूँगा। तो सबसे पहले हम क्या करना है कि दूरी बना के रखनी है। चाहे लॉकडाउन खुल जाए, उसके बाद भी दूरी तो बना के रखनी ही होगी। और ऐसी परिस्थिति में आपको घर पे बैठ के ही तैयारी करना होगा। अगर घर पे बैठ कर तैयारी करना है और ये वीडियो आप लोगों के लिए अगर उपयोगी लगते हैं तो अपने मित्रों को जरूर बांटिए। फिर कह रहा हूँ, सबसे बड़ा यज्ञ अगर श्री कृष्ण ने कहा है तो वो विद्या का यज्ञ है, दान का यज्ञ है। चलिए, बिना किसी समय को गवाए सीधे से हम चलते हैं हमारे केंद्रक पर। केंद्रक का एक भाग आपने अध्ययन कर लिया था, आज केंद्रक का ये दूसरा भाग है। केंद्रक की खोज के बारे में हम जानकारी कर चुके थे। आज हमें पढ़ना है परा संरचना। देखो, परा संरचना यानी कि किस प्रकार से केंद्रक दिखाई देता है। तो केंद्रक का एक डायग्राम बना रहा हूं मैं पूरा का पूरा यहाँ पर, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि केंद्रक किस प्रकार से दिखाई देता है। सबसे पहले मैं पूरा जिस तरह से ऑफलाइन क्लास में होता है वैसे समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए, ये हमारे पास में एक कोशिका है, ये हमारे पास में एक कोशिका है। कोशिका की उत्पत्ति आपको पता है, तो यूँ समझ लीजिए कि आपका कोई शरीर है, ये आपका शरीर है। शरीर का किसी अंग में से, एक छोटे से भाग में से हमने एक कोशिका को पृथक करके देखा है ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये कोशिका है। कोशिका के भीतर एक ऐसा केंद्रक है, यह है केंद्रक। और इस केंद्रक को अपन जूम करके देखते हैं कि कितना बड़ा या कैसा दिखाई देता होगा केंद्रक। थोड़ा सा जूम कर रहे हैं अपन, थोड़ी सी इसकी कल्पना कीजिएगा। देखिए, एक गोला है इस तरह से, और ये बीच बीच में से टूटा हुआ है। गोला है और बीच बीच में से क्या है, ये टूटा हुआ है। मैंने पहले ही कहा था केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, तो केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त हो गया। इसके बीच बीच में रंध्र पाए जाते हैं, ये भी आप पहले से जानते हैं। और जहाँ जहाँ पर ये पदार्थ है, इस तरह से संरचना है। बीच वाला जो भाग है उसके केंद्रीयक यानी कि न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसकी खोज फोंटाना ने की थी। ये हम आगे वाले टॉपिक में, आज के या कल के टॉपिक में पढ़ लेंगे, बेफिक्र रहिए। कुछ इस प्रकार की संरचना अंदर से दिखाई देती है आपको केंद्रक की। और ये छिद्र हैं केंद्रक के, क्या हैं ये आपके छिद्र हैं, केंद्रक के छिद्र। ये बाह्य झिल्ली है, बाह्य झिल्ली है, और ये आंतरिक झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली, बाह्य झिल्ली और ये आंतरिक झिल्ली है। यहाँ पर हमारे पास में जीवद्रव्य के बाहर ये जो हमारे पास में ये कोशिका सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर अपन कह रहे हैं इसको, इसके बीच में यहाँ पर जीवद्रव्य, और जीवद्रव्य के अंदर की तरफ कौन पाया जा रहा है, जीवद्रव्य के अंदर की तरफ कौन है, केंद्रक है। केंद्रक को स्पष्टीकरण करने के लिए कुछ बिंदु यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण होंगे ये बिंदु। सबसे पहली बात, परा संरचना। इसकी क्या बात कर रहा हूँ, परा संरचना। तो केंद्रक का सबसे बाहर क्या होता है, तो केंद्रक कला होती है। क्या होती है, बोलो, केंद्रक कला। दोस्तों, केंद्रक कला जो होती है, ये किसको, एक अन्य नाम भी है हमारे पास में, इसे कहते हैं न्यूक्लियोलेमा। लेमा का मतलब कला ही हुआ, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलेमा। तो अगर शब्द कहीं पर आ जाए कि न्यूक्लियोलेमा किसे कहते हैं, वो भी केंद्रक कला ही, एक ही बात है। क्लियर है इन सब चीज़ों का, ठीक है। सबसे पहले इसे देने वाला या नाम खोजने वाला या देने वाला कौन था, तो एक अच्छा सा नाम याद रखना है, क्लेव, इरक्लेव। इन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की थी। हालांकि केंद्रक की खोज करने वाला रॉबर्ट ब्राउन था। रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन था, लेकिन इरक्लेव नाम के व्यक्ति ने केंद्रक कला की खोज की थी। ध्यान देना, कैसी संरचना है, तो यह दोहरी झिल्ली युक्त संरचना, पहले बात कर चुका हूँ, झिल्ली युक्त संरचना है। अच्छा, इसकी मोटाई कितनी होती है, अगर आपको कहा जाए तो इसकी मोटाई अगर हम कहें मोटाई कितनी होती है, तो लगभग 60 से लेकर के 90 एंगस्ट्रॉन के मध्य में इसकी मोटाई होती है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, केंद्रक कला की बात कर रहा हूँ। कितनी मोटाई होती है, 60 से लेकर के 90 एंगस्ट्रॉन के मध्य मोटाई होती है। इसकी बाह्य कला को अपन क्या कहते हैं, बाह्य कला को। देखो, बाह्य कला अगर कोई है तो उसे बोलेंगे अपन एक्टोकैरियोथिका।
शब्द क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं, एक्टोकैरियोथिका। शब्द क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं, एक्टोकैरियोथिका। अगर बाहर की तरफ कोई है तो हम शब्द यूज़ कर रहे हैं एक्टोकैरियोथिका। और अगर आंतरिक है, झिल्ली कैसी है, आंतरिक है, तो एंडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंडोकैरियोथिका। मेरी बात क्लियर कर लेना, एक्टोकैरियोथिका, और अगर आंतरिक है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एंडोकैरियोथिका। इन दोनों के मध्य में, दोनों झिल्लियों के मध्य में, दोनों परत या झिल्ली के मध्य में, झिल्ली के मध्य में क्या जो पाया जाता है, परिकेंद्रकीय अवकाश। क्या पाया जाता है, परिकेंद्रकीय अवकाश पाया जाता है। ध्यान देना, परिकेंद्रकीय अवकाश किसके मध्य पाया जा रहा है, इन दोनों के बीच में। यानी कि ये जो जगह मिल रही है ये क्या है, परिकेंद्रकीय अवकाश है। ये जगह जो मिल रही है, जगह क्या है, परिकेंद्रकीय अवकाश है। ध्यान देना, इस पर क्या पाए जाते हैं, इसमें सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, इसके बीच में छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। संख्या कितनी होती है, 1000 से लेकर के 10,000 तक। एक केंद्रक के अंदर इसकी अगर संख्या देखी जाए तो 1000 छोटे और से बिल्कुल बारीक छन्नी जैसा है ये, तो 1000 से लेकर 10,000 तक इसकी संख्या है। और इस जो ये छिद्र है, ये जो छोटा सा छिद्र है, इसे कहते हैं अपन, इन छोटे छिद्र की अगर मैं कहूँ कि खोज करने की बात करें, किसकी बात करें, ये जो छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं आपको, ये छोटे छिद्र हैं, इनकी खोज करने की बात करें तो यूँ लिखना, कलम ने करी। किसने करी, अब कलम अपने लिखते हैं जो कलम, लेकिन इसके ऊपर ए की मात्रा लगा दो तो केलम हो जाएगा। शब्द क्या आ जाएगा, केलम। शायद तक दिखाई नहीं दे रहा आपको, तो केलम ने करी। किसने करी है, केलम। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए, क्लियर। वापस देखिए, रैपिडली देखिए, जल्दी से। केंद्र की परासंरचना की बात कर रहे हैं, और केंद्रक उसका पहला भाग, केंद्र की परासंरचना में पहला भाग कौन आता है, हमारे पास में केंद्र कला आती है। केंद्र कला को न्यूक्लियोलेमा कहते हैं। इसको सबसे पहले खोजने वाला इरक्लेव था, और इरक्लेव ने कितनी बताया, इसमें दोहरी झिल्ली युक्त होता है। इसमें मोटाई कितनी होती है, तो 60 से लेकर के 90 एंगस्ट्रॉन के मध्य इसकी मोटाई होती है। बाहर अगर देखे जाए तो इसके बाहर वाली झिल्ली को कहते हैं एक्टोकैरियोथिका, अंदर वाली झिल्ली को कहते हैं एंडोकैरियोथिका। दोनों के मध्य में परिकेंद्र की अवकाश पाया जाता है। परिकेंद्र की क्या पाया जा रहा है, अवकाश पाया जाता है। सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, और ये कितने होते हैं, 100 से लेकर के 10,000 की संख्या के बीच में होता है। खोज करने वाला केलम था। याद में क्या रखना, केलम, क्या रखना है, केलम था। क्लियर है क्या। चलिए मिटाते हैं इसको, और इसी का दूसरा भाग देखते हैं। देखिए, केलम की तो बात होगी, केंद्रक के पास में, ये केंद्रक वाला भाग है, इसके पास में कुछ सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती है केंद्रक के जो छिद्र है उसमें। तो केंद्रक के छिद्र में सूक्ष्म संरचना होती है। कैसी होती है, सूक्ष्म संरचना। इसे बोलते हैं अपन एन्यूलाई। कौन सी लाई, एन्यूलाई। क्या याद रखोगे, अगर ए जो है, ए बी सी डी वाला अक्षर जो होते हैं ना, कैपिटल, उसको ए को नया लाए तो अपन क्या बोलते हैं, ए न्यू लाई। क्या बोलेंगे, ए न्यू लाई। याद रहेगा। इस पोर छिद्र को क्या बोलते हैं अपन, ए न्यू लाई बोलते हैं। अच्छा बताओ, इस कला की जो उत्पत्ति है, कला की उत्पत्ति कि कौन सी अवस्था में होती है, तो कला की उत्पत्ति कौन सी अवस्था में होती है, याद रखने वाली बात है। टीलोफेज में, टीलोफेज के अंदर इसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। टीलोफेज के अंदर इसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। खाली हमने अभी तक कला की बात करी, केंद्र के आंतरिक भाग की बात नहीं करी। चलिए साहब, कोई दूसरा चैनल या दूसरी क्लास होती तो अब तक आपको केंद्रक खत्म करा दिया होता। दूसरा पॉइंट, इसी का दूसरा पॉइंट। अब केंद्रक के बाद में कौन आएगा, केंद्रिका, बीच वाला भाग, केंद्रिका। ठीक है, न्यूक्लियोलस, इसे बोलेंगे अपन केंद्रिका। खोज किसने करी है, सबको पता है। खोज करने वाला एक ही आदमी था, फोंटाना। अच्छा बताइए, फोंटाना था, तो बताओ इसका नाम किसने दिया, नाम देने वाला कौन था, कौन सा मैन था, फोंटाना ने। तो नाम कौन देगा, ऐसे याद रखना, वो आदमी था। कौन आदमी था, वो आदमी। तो कैसे बोलेंगे, वो मैन। आदमी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैन। तो क्या याद रखोगे, वो मैन। क्या याद रखोगा, वो मैन। याद रह जाएगा, क्लियर कट। चलिए साहब, वो मैन था। ये क्या है, एक आंतरिक संरचना है। क्या है, आंतरिक संरचना है। केंद्र के भीतर पाई जाती है,
छोटी संरचना है, केंद्रक से आयतन की तुलना में कम है, छोटी है, और मध्य में केंद्रक के मध्य भाग में पाई जाती है। किसमें पाई जा रही है? केंद्रक के मध्य भाग में पाई जाने वाली संरचना, ये केंद्रक की क्या है? मध्य भाग के अंदर पाई जाने वाली है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात ये, जिसमें केंद्रक नहीं होता उसमें ये भी नहीं पाई जाती, जैसे कि आरबीसी। इसमें कहने की क्या बात है? वैसे भी जिसमें केंद्रक नहीं होता उसमें केंद्रिका भी नहीं होगी, जिसकी माँ नहीं होगी उसका बच्चा भी नहीं होगा, क्लियर सी बात है ना। तो आरबीसी हैं, आपकी चालनी नलिका है, चालनी नलिका है, नलिका है, सीधी सी बात है ना, चालनी नलिका है। आपकी पेशी कोशिकाएं ले लो, पेशीय कोशिकाएं, जितनी भी पेशी कोशिकाएं हैं वो भी इसमें आ जाएगी, है ना। तो ये हो जाती हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें। अच्छा, केंद्रिक जो है या केंद्रिका जो है, केंद्रिका शब्द जो यूज किया है मैंने यहाँ पर, उसके भी कुछ भाग होते हैं। केंद्रिक या केंद्रिका के कुछ भाग होते हैं। चलिए, तो इसको मिटा दूं मैं क्लियर एक बार। केंद्रिक या केंद्रिका के भाग लेते हैं। देखिए, इसको मिटाया, इधर लिख देता हूं आपका पहला पॉइंट, ये आपका केंद्रक कला थी और दूसरा केंद्रिक था। जो पॉइंट हम लोग को पढ़ने हैं उनको या पढ़ लिए हैं उनको हम इधर लिख रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब जो हमारे पास में आता है, ये भी खुद जो केंद्रिक है आपकी, ये भी कुछ न कुछ भागों में विभक्त होती है। इनके भी कुछ भाग होते हैं, जैसे कि आप देखिए, केंद्रिक उसमें होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन केंद्रिक जो पदार्थ होता है, या केंद्रिक के अंदर, किसमें? केंद्रिक में, केंद्रिक के मध्य क्या पाया जाता है? केंद्रिक के मध्य क्या पाया जाता है? क्रोमेटिन। कुछ धागे नुमा, कुछ जटिल जेली नुमा जो संरचना पाई जाती है, उस जेली नुमा संरचना को अपन किस नाम से जानते हैं? उस जेली नुमा संरचना को हम किस नाम से जानते हैं? क्रोमेटिन नाम से जानते हैं, ठीक है। एक होता है पार्स फाइब्रोसा। क्या होता है? पार्स फाइब्रोसा। फाइब्रोसा क्या शब्द होता है? पार्स फाइब्रोसा। एक होता है पार्स ग्रेन्युलोसा। कौन सा लोसा? ग्रेन्युलोसा। लोसा, पार्स फाइब्रोसा, पार्स ग्रेन्युलोसा और क्रोमेटिन, ये पदार्थ पाए जाते हैं किसके अंदर? केंद्रिक के मध्य में। किसमें पाए जा रहे हैं? केंद्रिक के मध्य में ये पदार्थ पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। याद रहेगा केंद्रिक का काम। केंद्रिक के बाद में एक पदार्थ और एक और संरचना होती है हमारे पास में। पूरा केंद्रक पूरा व्याख्या कर रहा हूँ मैं। केंद्रक के अंदर क्या क्या है? केंद्रक के बाहर हमने सबसे पहले किसकी बात करी? केंद्र कला की बात करी। केंद्र कला के अंदर हमने किसकी बात करी? केंद्रिक की बात करी। केंद्रिक के बाद में हमें किसको पढ़ना है? अंदर वाले पदार्थ को। तो इसमें हमारे पास में आएगा न्यूक्लियोप्लाज्मा। कौन सा शब्द आएगा? एक तो न्यूक्लियोप्लाज्मा। न्यूक्लियोप्लाज्मा जो आंतरिक पदार्थ है उसे अपन क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्मा। और एक और क्या होगा? एक होगा कैरियोलिम्फ। कैरियोलिम्फ एक पदार्थ क्या होगा? कैरियोलिम्फ। इस प्रकार से मिलाकर 4 पदार्थ पाए जा रहे हैं। एक है न्यूक्लियोप्लाज्मा, एक है कैरियोलिम्फ, जिनको हमने क्लियर करी। साथ साथ में ध्यान रखना, न्यूक्लियोप्लाज्मा जो हमारे पास में आ रहा है, जो कैरियोलिम्फ की जो मैं बात कर रहा हूँ, है ना। और यानी कि टोटल मिला कितने हो गए? 4 हो गए। पहला कौन था? केंद्रक कला। दूसरा कौन सा था? केंद्रिक। तीसरा कौन सा था? न्यूक्लियोप्लाज्मा। और चौथा कौन सा था? कैरियोलिम्फ। 4 चीज़ें होंगी। चारों चीज़ों को समझने के बाद में अब मेरी बात सुनिए, कार्य क्या करता है। देखिए, कोशिका को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? कोशिका को कौन करता है नियंत्रित? केंद्रक नियंत्रित करता है। बिना केंद्रक वाली कोशिकाएं जो होती हैं वो किसी अन्य कोशिका के संयोग लेकर नियंत्रण में रहती है। तो कोशिका को नियंत्रित करने का काम करता है। कोशिका के आकार का नियंत्रण करने में, कोशिका की उपापचय क्रियाएं जितनी भी होती है उसके नियंत्रण में, कहीं ना कहीं हर जगह केंद्रक, क्यों कह सकते हैं कि कोशिका का ब्रेन है एक तरह से, और कोशिका को पूरा कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? आपका केंद्रक कर रहा है। दोस्तों, ये पूरी की पूरी क्लास केंद्रक पर आधारित थी, जिसको रीड के लिए महत्वपूर्ण थी, सेकेंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण थी। तो आप अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। आज जो दिन वाली क्लास होगी उसके साथ साथ में सेकंड ग्रेड के लिए, या मैं कहूँ कि दूसरी क्लासों को भी लिए महत्वपूर्ण है ये वीडियो। साथ साथ में जो 10वीं वाले बच्चे हैं, 12वीं वाले बच्चे हैं, 8वीं वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी एक नया वीडियो जरूर हम लेके आ रहे हैं। तो आप लोग उसे देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।